मैं विपिन आपका इस चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देख ही लिया है, वर्ड विचार टॉपिक चलेगा वर्णमाला पर। चलिए व्यंजन की शुरुआत करते हैं। जो वर्ड स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं व्यंजन कहलाते हैं। ये हिंदी वर्णमाला में इनकी संख्या 33 है। इनकी संख्या 33 है। कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। व्यंजनों के प्रकार या भेद। व्यंजनों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 वायु की मात्रा के आधार पर। ठीक, चलिए इस नंबर 1 में देखते हैं स्पर्श के आधार पर। स्पर्श के आधार पर व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। स्पर्श के आधार पर 3 भागों में। और व्यंजनों के कितने भाग हैं? 2। स्पर्श के आधार पर 3 भागों में। जिस तरीका से पूछता है क्वेश्चन उसी तरीका से जवाब देना है कि व्यंजनों को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। स्पर्श के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन से हैं वो? चलिए देखते हैं। स्पर्श के स्पर्शी व्यंजन, नंबर 2 अंतस्थ या कहें अर्ध या कहें यड़ व्यंजन, ऊष्मक या संघर्षी या घर्षक व्यंजन। एक ही नाम है ये, ठीक है। स्पर्श व्यंजन देखें, जिन वर्णों के उच्चारित करते समय जिह्वा यानी जीव मुख के किसी न किसी भाग या कंठ, मूर्धा, दंत, ओष्ठ तथा तालु को स्पर्श करती हुई बाहर आती है, उन्हें स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। स्पर्शी व्यंजन 25 होते हैं। स्पर्शी व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। स्पर्श व्यंजन को 5 वर्गों में बांटा गया है। अभी आपको बताया था 5 ऐसे लिखे जाएंगे, 5 ऐसे लिखे जाएंगे, तो 5 25 हो गए, ठीक है। प्रत्येक वर्ग में 5-5 व्यंजन होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम पहले वर्ड के अनुसार रखा गया है। इसका नाम भी रखा गया है तो लेकिन पहले अक्षर पर लिखा गया है। पहली लाइन का पहला अक्षर, उसी पर उसका नाम लिखा है। कैसे लिखा गया है वो आगे आपको कंप्लीट कराते हैं। चलिए आइए देखिए, इसमें देखिए स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में बटे हैं। कौन कौन से? देखिए, एक लाइन ये है आपकी, ये है लाइन, और एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, और एक लाइन ये है आपकी, और एक लाइन। इस तरीक़ा से ये बटे हुए हैं। अब देखिए इनके नाम भी डाल दिए। पहली अक्षर का नाम जो है, पहला जो नाम है वो क वर्ग से लिया गया है और वर्ग का नाम भी डाल दिया गया। क है इसलिए क वर्ग। च पे आएगा तो च वर्ग, ठीक। और टा पे आएगा तो ट वर्ग, ठीक है। और ता पे आएगा तो त वर्ग, और पा आपका आया तो प वर्ग। इसके लिए एक याद करने का तरीका यह है, इसका पहला अक्षर लीजिए। कभी लाइन भूल जाते हैं कि क वाली बोल दी, फिर का तो सभी को याद रहती है, क ख ग घ, फिर चा भूल जाते हैं, कभी टा कर देते हैं, कभी ता वाली लाइन को ऊपर पहुंचा देते हैं, कि टा वाली को नीचे खींच लाते हैं। तो इस वजह से एक ट्रिक है, वो याद रखिए, ठीक है। सबसे अच्छी ट्रिक, उस ट्रिक से आपको कभी नहीं भूलेंगे आप। और ट्रिक का नाम है, देखिए, क च ट त प। इसे याद रखिए, कचट तप। क से क वर्ग, च से च वर्ग, ट से ट वर्ग, त से त वर्ग, और प से प वर्ग। जो वर्ग आए हम उसी का नाम डाल देंगे। देखिए, क वर्ग में क ख ग घ, च वर्ग में च, तो ये कचट तप हो गया याद। सभी वर्ग भी याद हो गए, लाइन भी याद हो गई आपकी, कौन सी लाइन के बाद आती है, ये सभी लाइन भी याद। वर्ग के बाद आता है उच्चारण स्थान, ये वाला उच्चारण स्थान। अब देखिए, क को हम कैसे बोलते हैं? कंठ से ही तो बोलते हैं। क वाली लाइन को बोल करके देखिए, क ख। अभ्यास कीजिए मेरे साथ। जब तक अभ्यास नहीं करेंगे आप, तब तक आपको, जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा तब तक पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। क ख ग घ ण। देखिए,
कंठ पर अपने हाथ रख करके देखिए, क ख, कंठ पर हाथ रखिए, क ख ग घ ड़। तो इसमें आपको ऐसा सा होता है कि यहाँ से आवाज़ निकल रही है, यानी ये कंठ वाली आवाज़ है, इस वजह से इन्हें कंठे कहेंगे। ये कंठे वर्ग में आते हैं, वो क वर्ग के कंठे। दूसरा च वर्ग में देखिए, च वाली लाइन को बोलिए, च छ ज, यानी जीभ जो है आपकी हर बार तालु यानी ऊपर वाले हिस्से पर लग रही है, च छ ज झ अंगा। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं, तो ये हो गया तालव्य, यानी तालु से लग रही है इसलिए तालव्य। अब देखिए ट वाली लाइन को बोलिए, ट वाली लाइन को बोलिए, इसको पूरी को, ट ठ ड ढ, हाँ बोलिए, ट ठ ड ढ अड़ा। तो देखिए ट ठ ड ढ अड़ा, तो ये ट ठ बोला लेकिन तालु में जीभ लग रही है, लेकिन कैसी लग रही है, मोड़ करके। कैसी लग रही है, मोड़ कर करके। इस वजह से तालु का मूर्धा या कहें मूर्धा, केवल मूर्धा भी कह दें तब भी कोई बात नहीं। तो ये मूर्धा हो गया। अब अगली लाइन बोलिए, क हो गया, च हो गया और ट हो गया, और त वाली लाइन पाजिए, क च ट त में देखिए त थ द ध न। तो इसमें हम देख रहे हैं दांतों, जीभ जो है दांतों के सहारे लगती है और तब आवाज़ निकलती है, त थ। देखिए बिना दांत के पास जीभ लाने पर आप बोल के देखिए, बोलेंगे, बोलिए, हाँ बोलिए, नहीं बोल पाएंगे ना। तो यही कारण है, इस वजह से इन्हें दांत के पास लगने वाली दंत्य व्यंजन कहेंगे इन्हें। और प वाली लाइन को देखिए, बोलिए से प फ व, यानी इस लाइन को बोलने पर आपके ओठ जो है दोनों ओठों से मिलते हैं, इस वजह से ये प वर्ग का ओष्ठ ओष्ठ व्यंजन कहलाएंगे। चलिए अगला पॉइंट, आशा है कि आपको ये पूरा समझ में आ रहा होगा। अंत्यस्थ व्यंजन, इसके बाद और भी आते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। तो अंत्यस्थ व्यंजन में देखें, व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की पूरी तरह स्पर्श मुख के किसी भाग से न होता हो, वो अंत्यस्थ व्यंजन होता है, यानी स्पर्श नहीं होता। अब तक बात चलती थी स्पर्श, तो स्पर्श व्यंजन में 25 की बात चली थी, इसके बाद स्पर्श न हो उन्हें हम अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। इनकी संख्या है, उनकी संख्या थी स्पर्श व्यंजन की 25 और इसकी संख्या 4। कौन कौन से हैं, या रा ला वा, या रा ला वा। स्पर्श नहीं होगा, किसी आवाज़ निकालते समय कोई भी, ना ही जीभ किसी तालु दांत, ना ही कोई ओठ से ओठ लगेगा, स्पर्श नहीं होगा किसी का भी किसी। लेकिन या रा ला वा, और एक हल्की आवाज़ में से आप निकाल सकते हैं। चलिए अंतस्थ व्यंजन हो गया, अंदर से निकल के भी आती है ये आवाज़। चलिए अगला पॉइंट है ऊष्मक व्यंजन। ऊष्मक व्यंजन में देखिए, ऊष्मक व्यंजन या संघर्षी व्यंजन कहें, एक ही बात होती है ये। तो ऊष्मक व्यंजन यानी ऊष्मा का मतलब होता है गर्म। ऐसे अक्षर जो ऊष्मा के साथ बाहर निकलते हैं, रगड़ के साथ बाहर निकलते हैं, जिन व्यंजनों का उच्चारण मुख में वायु से तेज गति से रगड़ने के बाद बाहर निकलना होता है, उन्हें हम ऊष्मक व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 है। इनकी भी संख्या कितनी है, 4। कौन से हैं, स स स ह। देखिए इन्हें पढ़ करके देखिए, स स स ह, स स स ह। तो इनमें एक ऊष्मा यानी रगड़ के साथ बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से ये ऊष्मक व्यंजन। इनकी संख्या 4 है। अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 है और स्पर्शी व्यंजनों की संख्या 25 है। इसका ध्यान रखना, काउंटिंग का विशेष ध्यान रखना, काउंटिंग पूछता है। चलिए आगे, वायु अगला दूसरा नंबर है। पहले नंबर कंप्लीट हो गए सभी, तीनों वर्णों काट दिया, उसमें जो दे रखा था उसमें कहता है कि 3 भागों में बटे हुए, वो तीनों भाग आपके कंप्लीट हो गए। ख है वायु या श्वास या प्राण या वेग की मात्रा के आधार पर, यानी दूसरा नंबर, स्वरों का दूसरा नंबर है। तो वायु की मात्रा के आधार पर
वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजकों को दो भागों में बांटा गया है। कैसे? अल्प प्राण और महाप्राण। देखिए अल्प प्राण कौन कौन से स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं उन्हें देखिए। वे व्यंजन जिनके उच्चारण में स्वर यानी वायु मुख से अल्प वायु निकले अर्थात श्वास वायु की मात्रा कम हो उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। पढ़ करके देखिए। क ग ण च छ, तो इस प्रकार के सभी अल्प प्राण कहलाएंगे। चलिए आगे ट्रिक के माध्यम से भी बताया जाएगा आपको। महाप्राण, महाप्राण में है वे व्यंजन जिनके उच्चारण में श्वास यानी वायु मुख से अधिक वायु निकले अर्थात श्वास वायु की अधिक हो महाप्राण कहलाते हैं। जैसे क को छोड़ दिया ख, ग को छोड़ दिया घ, इस तरीका के ये झ ट ड थ ध फ भ, ये ध्वनियाँ जो है महाप्राण की होती हैं। एक ट्रिक के माध्यम से अल्पप्राण और महाप्राण समझिए किस तरीका से। देखिए ये है ट्रिक, सदैव याद रखेंगे। क वर्ग में पहला, देखिए ये बात हो रही है केवल आपकी अल्पप्राण की। अल्पप्राण में देखिए क वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा यानी 1 3 5, एक कोड याद रख लीजिए 135, यानी पहला, तीसरा, पांचवा ये सभी अल्प प्राण कहलाएंगे। जिस तरीक़ा से आप अपने हाथ में 5 उंगलियां हैं और 5 उंगलियों को अंगूठे की तरफ से आप गिनना चालू करें 1 2 3 4 5, पहली को का माने, अंगूठे को का माने, अंगूठे के पास वाली को खा, फिर गा, फिर गा, फिर अणा, इस तरीक़ा से। तो क वाली को अल्प प्राण, ठीक है, और एक छोड़ दें, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, ठीक है। तो इस तरीक़ा से एक छोड़ने के बाद एक अल्प प्राण है, एक महाप्राण है। तो देखिए इस तरीक़ा से मान लीजिए आपके अंगूठे में ये उंगलियां, ये अंगूठा है और ये पहली उंगली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है और ये इससे छोटी है। इस तरीक़ा का मान लीजिए आपका हाथ है। इसमें आपका ये कोड जो लिखा है वो 1 3 और 5 यहाँ पर है और महाप्राण का है 2 4। देखिए अल्प प्राण पहला हो गया, ये अल्प प्राण हो गया, पहला अल्प प्राण, ठीक है, ये अल्प प्राण हो गया, फिर ये अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण, ठीक है, ये अल्प प्राण। अब इसमें देखिए पढ़ना कैसे है। क हम इससे पढ़ेंगे, क ख वाली लाने यहाँ पढ़ेंगे, ग, फिर घ, फिर अणा, इसी तरीक़ा से पांचों को पढ़ेंगे। तो पहला क अल्प प्राण हो गया, ख महाप्राण हो गया, फिर अल्प प्राण, फिर महाप्राण, फिर अल्प प्राण। याद करने का सबसे अच्छा तरीका है ये ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। मैं समझता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये, एक बार फिर रिपीट करने से। और चलिए इसमें अल्प प्राण में यारा लावा भी जोड़ दिया जाता है, इसका विशेष ध्यान रखें। अल्प प्राण में ड, ये वाला ड और या रा ला हुआ भी जोड़ दिया जाता है, ये भी अल्प प्राण में आते हैं। महाप्राण की बात अभी आपको समझाई थी, समझ में आ गई होगी, यानी दूसरा और चौथा होता है, इसमें 1 3 5 होते हैं, 135। महाप्राण में देखें, महाप्राण में ड, ये वाला ड और सा ह, ये महाप्राण में आते हैं। द्विगुणक व्यंजन, जो द्विगुणक व्यंजन था डा डा, उसमें डा यहाँ आ गया, इसमें डा अल्प प्राण में आ गया और ढा महाप्राण में आ गया, ठीक है। ये भी बट गए द्विगुणक व्यंजन जो आपको बताए थे वही। चलिए अगला पॉइंट, हाँ ये भी देख लीजिए, ये अभी आपको बताया था ट्रिक के माध्यम से, ऐसे भी समझिए। पहला, तीसरा, पांचवा बताया था, पहला, तीसरा और पांचवा, और ड या रला हुआ, ये सभी क्या हैं? अल्प प्राण। और दूसरे क्या हो जाएंगे? महाप्राण हो जाएंगे, दूसरा और चौथा।
और ढ, ढ के बाद ढ, ये दोनों, ये ड और ढ उत्क्षिप्त व्यंजन कहे थे, वो आ गए इसमें। चलिए आगे है, परस्पर मेल के आधार पर व्यंजनों के भेद, यानी मेल के आधार पर। तो एक या भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल के आधार पर भी व्यंजनों के भेद निश्चित किए गए हैं। वो भी कौन से हैं? दो भेद हैं, एक है संयुक्त व्यंजन और दूसरा है द्वित्व व्यंजन। ये बहुत कम किताबों में मिलता है, लेकिन आप इसे कंप्लीट कर लें, ये क्वेश्चन आते हैं। कैसे? देखिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्त दो भिन्न व्यंजनों का परस्पर सहयोग ही संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो देख लीजिए। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से हैं? संयुक्त, यानी संयुक्त का मतलब होता है मिलकर के बनना। तो कौन से व्यंजन मिलकर के बने? क्षेत्र ज्ञान, ये वाले क्षेत्र ज्ञान और स्र, श्री वाला स्र, ये बहुत बार वेरी वेरी मोस्ट है ये। कैसे? क्योंकि ये पूछता है स्र कैसे बनता है, ये पूछता है स्र कैसे बनता है, तो आपको स्र बताना है कैसे बनता है। क प्लस स मिला करके, और त्र पूछेगा तो त प्लस र मिला करके, फिर ज भी पूछ सकता है आपको, ज प्लस ज्ञा मिला करके आपका ज्ञा बनता है, अंगा मिला करके सॉरी, और स प्लस र मिला करके स्र बनता है। तो देखिए, ये श्रमदान और परिश्रम इससे ये बनता है, और इस छा से ये कच्छा वाले छा से ये छड़ बनता है। और ये चलिए कुछ और भी हैं, उन्हें भी हम आपको कंप्लीट कराएंगे। इसके बाद कुछ अलग हैं ये व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, लेकिन ये वो 4 ही होते हैं, ये पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन कभी कभी ये क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया गया है। यहाँ से ये पूछा गया है कि मक्खी में कौन सा व्यंजन है? संयुक्त व्यंजन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन आधा क और ख, संयुक्त कैसे बना है? क ख। ठीक है, ग और आधा ग और य, ज्ञ, यानी भाग्य, दुर्भाग्य, ऐसे पूछ लेता है। दुर्भाग्य में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? तो संयुक्त व्यंजन, तो उसमें चक्कर में पड़ जाते हैं, क्योंकि संयुक्त व्यंजन हमने 4 ही पढ़े थे, और ये कहाँ से, इसमें कोई न त्रा है न स्रा है। तो इस तरीक़ा के क्वेश्चन जब आते हैं तो हम भटक जाते हैं उसमें। तो देख लीजिए, अस्त, अस्त में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? अस्त में इस्त संयुक्त व्यंजन है। जन्म में कौन सा संयुक्त व्यंजन है? आधा ना और माँ, न्यम। तो इन्हें कैसे आधा ना और माँ ऐसे जोड़ा जाएगा? चलिए, मैं समझता हूँ आपके समझ में ये बात आ रही होगी। अगला द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन कौन से? 2 समान व्यंजनों के बने संयुक्त व्यंजन को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ये उससे अलग है, व्यंजनों की संख्या 4 ही है, वहीं पर आप रहें, लेकिन ये कुछ अलग हैं, उन्हें भी आपको बताना ज़रूरी होता है। संख्या पूछेगा तो 4 ही है ये। तो इसमें व्यंजन मिला करके संयुक्त व्यंजन बनता है, जैसे क और का आधा मिला करके ये भी का है, तो व्यंजन ही बताइए, ये भी तो व्यंजन है। आधा क और आधा का, इसमें कोई शब्द तो बन नहीं गया। आधा क और आधा का शब्द तो ये बना चक्की, मक्का। तो इस तरीक़ा से भी क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछा जाता है एक जैसे हों उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, और एक जैसे ना हो, अलग अलग व्यंजन हो तो उन्हें संयुक्त व्यंजन कहेंगे। लेकिन कौन से संयुक्त व्यंजन है? वो संयुक्त ही व्यंजन है। ठीक है, अभी आपको बताए थे कि संयुक्त व्यंजनों की संख्या एक ये संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन आपको बता दिया, संयुक्त व्यंजन ये हैं, लेकिन 4 ही हैं संयुक्त व्यंजनों की संख्या इसमें। ठीक है, 4 ही है इसकी संख्या, लेकिन इससे कुछ अलग भी हैं उनके लिए, ये अलग हैं, वो आपको बता दिए। चलिए अगला है उच्चारण स्वर तंत्र। उच्चारण स्वर तंत्र के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, जिसके आधार पर पूछता है उसी के आधार पर बताना है। तो उच्चारण यानी बोलने के आधार पर, तो ये 2 भागों बांटे गए हैं,
घोष व्यंजन और अघोष व्यंजन। घोष कौन कौन से होते हैं? घोष को ही हम संघोष कहते हैं, एक ही बात होती है, घोष और संघोष एक ही बात। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय मुख से किसी प्रकार की कोई गूंज या कंपन उत्पन्न होती है उन्हें प्रत्येक वर्ग, उन्हें हम क्या कहते हैं? घोष या संघोष। प्रत्येक वर्ग का तीसरा और चौथा व्यंजन। ठीक है, किस तरीका से? देखिए, या रा ला हुआ, या रा ला हुआ, या रा ला हुआ और या रा ला हुआ, हा ड़ ढ ज, ये सभी क्या हैं? और सभी स्वर विशेष रूप से समझे से, यानी प्रत्येक वर्ग का कौन सा? तीसरा, चौथा और पांचवा। तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा। फिर समझें, तीसरा, चौथा, पांचवा। यानी आपका मान लीजिए ये हाथ है, अभी आपको बताया था उसी तरीक़ा से। ये मान लीजिए आपका ये हाथ है, ये अंगूठा और ये अंगूठे के पास वाली उंगली और ये और फिर ये और फिर ये, इस तरीक़ा से मान लीजिए ये आपका हाथ है। अब इसमें ये दोनों, ये लास्ट वाले तीन, ये लास्ट वाले तीन घोष होते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? घोष। ये घोष होते हैं तीन। और ये दो, ये वाले दो संघोष होते हैं, ये संघोष हैं। अब कहो कि ये क्या संघोष हैं और क्या घोष हैं? अभी आपको बताया था कि ये जो है ये वाले क वर्ग में आते हैं, और यानी इसमें पहले में का लिखोगे, दूसरे में खा लिखोगे और तीसरे में ग लिखोगे, फिर घ लिखोगे, फिर ण लिखोगे। इसी तरीक़ा से सभी लिखेंगे। तो का और खा ये क्या हो गए? संघोष। और ये तीसरा, चौथा, पांचवा, ये तीसरा, चौथा और ये पांचवा, ये क्या हो गए? घोष। तो यही है घोष। और अब घोष और अघोष भी समझ में आ गया। घोष और संघोष या घोष या अघोष भी कहते हैं। और सॉरी, ये अघोष है, यहाँ पर ये एक मिस्टेक हो गई है, इसे सुधार लें, ये वाली मिस्टेक है। ये वाले घोष हैं और ये अघोष हैं, अघोष। अभी आपको आगे पढ़ाए जाएंगे अघोष। और ये घोष हैं, घोष हैं ये वाले। तो इसमें क वर्ग आएगा और ख वर्ग, बाकी ग, घ और यहाँ ये तीन जो है घोष में और ये अघोष में। चलिए देखते हैं। और घोष के बाद ये भी अलग हैं, वो भी यहाँ पर हैं। चलिए देखिए, ये देखिए इसमें ये हैं, इसमें कहाँ है कि तीसरा और चौथा और पांचवा ये क्या हो जाएंगे? घोष लास्ट में। यानी दो पहले अघोष होंगे, फिर अंतिम, यानी समझिए अघोष और अल्पप्राण महाप्राण, यानी शुरुआत अंगूठे से ही हो रही है, तो आप अंगूठे से ही करें। दोनों अघोष हैं और अल्पप्राण और महाप्राण इधर से ही शुरुआत हो रही है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट है उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन में देखें ऐसे व्यंजन उत्क्षिप्त व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण करते समय, देखिए एक मिनट, एक घोष, हाँ, घोष के बाद अघोष वाला आता है पार्ट। तो अघोष वाला पार्ट जो है आपको बताया, अभी आपको बताया कि एक हाथ बना करके उसी से ही कंप्लीट कर लें। तो दूसरे वाले जो है पहले दोनों घोष हो जाएंगे, पहले दोनों अघोष हो जाएंगे,
ये इस तरीक़ा से बनाया था। ये अंगूठा है, ये अंगूठे वाली उंगलियां हैं, तो इसमें ये हो जाएगा अघोष, ये अघोष हो जाएंगे, ये दोनों अघोष हो जाएंगे, और ये दोनों संघोष, ये 3 संघोष हो जाएंगे। ठीक है, तो अघोष और संघोष भी कंप्लीट हो गया। चलिए, उत्क्षिप्त व्यंजन। उत्क्षिप्त व्यंजन किसे कहते हैं समझिए। जिन वर्णों या जिन व्यंजनों के उच्चारण को करते समय जिह्वा ऊपर उठकर मूर्धा को स्पर्श करती हुई नीचे गिरती है, यानी ऊपर उठ करके और तालू से छू करके और मुड़ करके नीचे गिरती है, ऐसे व्यंजनों को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। जैसे ड ढ 2 ही उत्क्षिप्त व्यंजन है, या उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं इसे, या कहेंगे द्विगुणक व्यंजन। कभी कभी यह भी लिख करके आ जाता है द्विगुणक, ये भी ध्यान रखना। द्विगुणक व्यंजन बताइए, तो ये द्विगुणक व्यंजन भी नाम से आता है और उत्क्षिप्त व्यंजन भी। तो ड ढ 2 ही हैं ये। ठीक है, इनकी संख्या 2 है उत्क्षिप्त व्यंजन की। वर्णमाला को शुरुआत में आपको बताया था, उसी से ही है। तो रगड़, सड़क, ठीक है, पढ़ना, चढ़ाई, इस तरीक़ा के इसमें लिखे जाते हैं। चलिए अगला, नासिका। नासिका जो नाक से बोले जाएं। देखिए, वर्ग के पंचम अक्षर, जो 25 अक्षर होते हैं वर्णमाला में, स्वरों में, व्यंजनों में, उनमें से अंतिम वाले जो हैं ड, या, अंगा, अड़ा, ना, मा, ये नासिका व्यंजन है। ठीक है, या, अंगा, अड़ा और ना, मा। नासिका व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। ये क्वेश्चन पूछता है कि नासिका व्यंजन की संख्या कितनी है? 5। कौन कौन सा इसमें नासिका है? या, अंगा, अड़ा, ना, इसका ध्यान रखना है विशेष। चलिए आगे पॉइंट। पार्श्विक, ठीक है, पार्श्वरिक, पार्श्वरिक या कहें वत्सर्य व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनकी संख्या केवल एक ही है, ला, केवल ला है। पार्श्विक का अर्थ होता है बगल का। ठीक है, जिह्वा या जीभ का मार्ग ऐसा हो जिसमें खड़ी हो जाए जीभ, तो उसे हम, ठीक है, पार्श्विक व्यंजन कहेंगे। ठीक है, इसकी संख्या एक ही है। संख्या कितनी है? 1, और नाम है ला। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आशा है कि आपको समझ में आया होगा। एक नोट्स अच्छा सा बना लें। धन्यवाद।